गौरव भाटिया जी, विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। अब देखिए, इस मुद्दे पर यही प्रश्न मैंने रविशंकर जी से भी पूछा। कुल मिलाकर पॉलिटिकली तो इसको विपक्ष आपके खिलाफ एक हथियार के तौर पर यूज करता है। वो कहते हैं जेपीसी बनाइए, जेपीसी गठित करने से पीछे क्यों भाग रहे हैं? देखिए अंजना जी, हमें ये जानना होगा कि कौन ये लोग मांग उठा रहे हैं। सबसे पहले तो सवाल ये पूछा जाएगा राहुल गांधी से, जैसा आपने 3 जनवरी 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अभी बात करी। सर्वोच्च न्यायालय में क्या मांग थी आपको मालूम है? सारे दर्शकों को पता होना चाहिए। इन्होंने कहा एसआईटी की एक बॉडी गठित करो और वो जांच करे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम नहीं करेंगे, और ये तब कहा जब सेबी ने अपना काम किया और उन्होंने कम समय में जो 24 बिंदु थे उसके 22 बिंदुओं पे जो है अपनी रिपोर्ट रखी। तो पहला सवाल तो ये है, राहुल गांधी जी क्या सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो गए हैं? दूसरी बात, अगर राहुल गांधी को लगता है तो रविशंकर जी अभी बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते और फिर से मांग उठा दीजिए। वैसे मैं जानकारी दे दूं आपको कि एक पिटीशन डिसमिस होने के बाद रिव्यू पिटीशन फाइल हुई थी। ये रिव्यू पिटीशन फाइल हुई थी और इसका 8 मई 2024 को फैसला आया। मेरे हाथ में वो आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दिया और पहले रिट पिटीशन किया। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि इनकी जो आस्था है ये किसी भी हमारी संवैधानिक संस्था में नहीं है, न्यायपालिका में नहीं है। दूसरी बात, उठा कौन रहा है? गांधी परिवार अगर आज बात करता है अकाउंटेबिलिटी की तो ये पूछा जाएगा, सोनिया गांधी जी बेल पे बाहर है ना, डिस्क्लोजर करे थोड़ा नेशनल हेराल्ड पे, रिजाइन करे। दूसरी बात, राहुल गांधी खुद बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे। और तीसरी बात, क्या अंजना जी ये पूछने का हमें हक नहीं है कि ये जो चीन से एमओयू साइन किया इसका डिस्क्लोजर नहीं बनता है? करिए, डिस्क्लोजर के नाम पे, अकाउंटेबिलिटी के नाम पे। तीसरी बात, हिंडनबर्ग कौन है? सारे दर्शकों को पता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में ये लिखा है, मेरे हाथ में है, पढ़े लिखे तो पता चलेगा। उसमें लिखा है ये जो शॉर्ट सेलिंग करती है हिंडनबर्ग, ये हमारी जो मार्केट है उसको घाटा होता है, इनको फायदा होता है। पहली बात, पिछली बार इन्होंने 344 करोड़ का मुनाफा करीब कमाया था। ठीक है। दूसरी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि अमेरिका में हिंडनबर्ग के ऊपर जांच चल रही है? और यह सत्य है, हिंडनबर्ग के ऊपर जांच चल रही है। तीसरी बात, हिंडनबर्ग में मुख्य निवेशी कौन है? मुख्य निवेश किया है जॉर्ज सोरोस ने। अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये जॉर्ज सोरोस है, राहुल गांधी का मुखौटा है। और यही सच्चाई है कि जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग जो कह रहा है वो राहुल गांधी यहां पे सत्ता पाने के लिए दुरुपयोग करते हैं अपने नेता प्रतिपक्ष का, जो इनका पद है उसका। और जो राहुल गांधी कहते हैं वो जॉर्ज सोरोस आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं आपको, गौरव जी, अब नेक्स्ट राउंड महत्वपूर्ण है, नेक्स्ट राउंड में अभय दुबे जी की भी बात आने दीजिए। मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बात और कह के खत्म कर दूं। कह लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, कह लीजिए। हाँ, धन्यवाद। ये देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है, जो उन्होंने डाली है, उसमें एक डिस्क्लेमर है। ये मेरे हाथ में है, सारे तथ्यों के साथ बात करता हूं। इस डिस्क्लेमर में खुद ही लिखा हुआ है कि इस रिपोर्ट को अपने रिस्क पे यूज करिए। तो मुझे ये बताइए, जिस रिपोर्ट पे उनको खुद भरोसा नहीं है उसको राहुल गांधी मानते हैं, लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को, सेबी को वो नहीं मानते। और अंत करूंगा, एक लाइन और लिखी है, इसमें लिखा है कि इस रिपोर्ट में हमने जो भी तथ्य दिए हैं, हम हो सकता है इस कंपनी में शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो या हमारे पास स्टॉक हो, हमारी पोजीशन हो। तो जब उनका फायदा हो रहा है तो क्या राहुल गांधी को यह नहीं दिखाई दे रहा कि कैसे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर हो रही है? उसको हिलाने के लिए ये दुष्प्रचार हो रहा है और राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं। ठीक है। अभय दुबे जी, एक रिसर्च कंपनी अमेरिकी जो कि शॉर्ट सेलिंग में शामिल है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब देश की सर्वोच्च अदालत ये कह रही है कि 23 में से 24 केसेस में अभी से ही उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, एक केस बाकी है, और कोर्ट ने कहा है, 3 जजेस की बेंच ने, कि एसआईटी के पास भेजने के लिए जरूरत नहीं है,
सेबी इस मामले की जांच के लिए सही एजेंसी है। फिर ये अंपायर फाउल है वाला आरोप क्यों, किसकी शय पर यह आरोप लगा रही है आप पर बीजेपी कि जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग के साथ क्या रिश्ता है राहुल जी का? अंजना जी, आज अडानी की कंपनी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता तिल मिलाए हुए हैं। उनके प्रवक्ता बनकर इस चैनल पर आए। आरोप भारतीय जनता पार्टी पर तो नहीं है। आज जब भी भारत में महाघोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सामने आता है तो राष्ट्र पर खतरा मंडराता है। सारे चैनलों पर चिल्लाने लगते हैं, इस देश पर खतरा है, विदेशी आक्रमण इस देश पर है। सेबी की प्रमुख से सीधे से सिर्फ 3 सवाल हैं जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, जो पवन खेड़ा जी अभी आपके सामने कह रहे थे। क्या आईपीई प्लस फंड 1 में अकाउंट 5 जून 2015 को खोला था, जिसमें विनोद अडानी जी आईआईएफएल के थ्रू उनकी संबद्धता है? क्या अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक सेबी की होल टाइम मेंबर रहते हुए, चेयरपर्सन रहते हुए अगोटा पार्टनर में 100% स्टेक था आपका कि नहीं था? और आपके अपॉइंटमेंट के 1 वीक के बाद चुपचाप वो ट्रांसफर किया कि नहीं किया? ये आरोप है हिडनबर्ग का, उस पर जवाब दीजिए। ब्लैकस्टोन में आपकी हिस्सेदारी है कि नहीं है? ये आरोप है ब्लैकस्टोन का, उस पर जवाब दीजिए। आरोप क्या था? सर्वोच्च अदालत ने एक कमेटी बनाई, सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सप्रे जी की अध्यक्षता में। उस पर जांच क्या करनी थी? 3 बिंदुओं पर जांच करनी थी। देश के लोग गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा खुलासा मैं करने वाला हूं। 3 इस हिस्से पर थी कि 25% इक्विटी जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उसमें पब्लिक के पास उनकी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, वो है कि नहीं है। दूसरा आरोप की जांच करनी थी, क्या स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तीसरा आरोप था क्या रिलेटेड पार्टी है कि नहीं। साधारण शब्दों में समझे तो आरोप यह था कि ऑफशोर जो कंपनियां विनोद अडानी जी की है, जिनके सिंगापुर में, मॉरिशस में एड्रेस तो मिलते हैं लेकिन कंपनी के कर्मचारी नहीं मिलते, जो हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं अडानी जी की कंपनी में। तो सेबी ये कहती है सुप्रीम अदालत में जवाब में अपने कि हां साहब 13 कंपनियां ऐसी थी जो अडानी जी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही थी, जिसमें 12 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स थे, जिनका वो स्ट्रक्चर ओपेक था, मतलब जिसका अता पता नहीं था, जिस पर संदेह था। खुद जांच कमेटी में ये बात उन्होंने कही, जिस पर संदेह था। लेकिन षड्यंत्र क्या हुआ देश के साथ जानती हैं? 2018 में ओपेक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को ही बदल दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा नहीं, हमारे मित्रों पर कार्रवाई नहीं होगी, ये सारी परिभाषाएं बदल दो। तब कमेटी के सामने वो दिक्कत आई, उन्होंने कहा कि जिस कानून का, सुन लीजिए, अब एक बार आपने बोला है, पूरी तरह मैं बताता हूं। अंजना जी, आरोप गंभीर ये था तो कमेटी ने ये कहा अपनी जांच रिपोर्ट में, क्योंकि जिस प्रकार पेगासिस में उन्होंने कहा था कि जब तक सेबी पूरी तरह पारदर्शिता से जांच नहीं करेगी तब तक इसका निष्कर्ष उत्तर दे दूंगा। एक गंभीर सवाल मैं देश के सामने और खड़ा करना चाहता हूं। 15 मई 2014 को अडानी जी पर आरोप लगा कि उनके भाई के जो इलेक्ट्रोजन इंफ्रा नाम की कंपनी है उनकी सिंगापुर में, वो ओवर इनवाइसिंग कर रहे हैं। और किसने लगाया? डीआरआई ने नोटिस दिया। सीबीआई की जांच चल रही है 2014 में। जो हिंदुस्तान में उन्होंने पावर प्लांट स्थापित किए, जो कॉन्ट्रैक्ट लिए बिजली सप्लाई करने के, उसकी बुनियाद ये थी कि हमारे इक्विपमेंट्स, हमारा जो इंडोनेशिया से कोल आता है इस कीमत पर आता है और इस कीमत में बेचेंगे। डीआरआई ने ये नोटिस दिया कि 339% की ओवर इनवाइसिंग की है विनोद अडानी जी की कंपनी से। इलारा कंपनी कौन है बताइए? प्रधानमंत्री जी जो स्ट्रेटेजिक एरिया में काम कर रही है अडानी जी के साथ पार्टनरशिप में, डिफेंस के सेक्टर में। चांगचुंग लिंग कौन है? प्रधानमंत्री जी बताइए। चीनी नागरिक जो भारत एजेंसियों के रडार पर था, उसके साथ विनोद अडानी जी की पार्टनरशिप है। तो स्टॉक मैनिपुलेशन का गंभीर आरोप जो राहुल गांधी जी ने लगाया था, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? अरे जिस पर कत्ल का इल्जाम है उसको जांच सौंप देंगे प्रधानमंत्री जी, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? ये सवाल इस बात में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सौंपना था ना अभय जी, जांच सुप्रीम कोर्ट को सौंपना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईटी की जरूरत नहीं है, सेबी ही सही एजेंसी है। सेबी बिल्कुल, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायाधीश के अधीन, सप्रे साहब के अधीन एक कमेटी बनाई थी। उसमें समय लेती रही सेबी। आप पढ़िए तो सही, 8 से 10 बार टाइम बाय किया। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः कहा कि इसके बाद हम समय नहीं देंगे और रिपोर्ट क्या प्रस्तुत करेंगे। मैंने कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ठीक है, एक बार से क्विड प्रो को है, अगर वो उसका आरोप है गंभीरता से,
तो ये जांच मैं उत्तर होनी दे दूं, चाहिए। प्लीज। भारतीय जनता पार्टी अडानी जी के प्रवक्ता बनकर नहीं आए, देश के हित में सिद्धार्थ खड़े जरावी हुई है। साहब। ये देश के वो करोड़ों आरोप निवेशक लगाते और हैं ये देश- अडानी की तरफ से बोल रहे हैं, ये आरोप लगाते हैं कि ये हिंडनबर्ग के प्रवक्ता बने हुए हैं। तो ये तो मामला दिख रहा है कि कैसे लड़ाई है। पर चाहे जिस भी उन्होंने बात की है, जो आरोप तमाम लगाए हैं, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उस पर आप क्या जवाब देंगे? मतलब कैसे समझाएंगे? अगर एक आम इन्वेस्टर, एक आम नागरिक देश का आज बैठा हुआ है, तो वो किसकी बात को माने, किसकी बात पर यकीन करे? कुछ ऐसे फैक्ट्स तो बताइए जिससे थोड़ा सा क्लैरिटी आए लोगों के मन में। देखिए, 18 महीने पहले जब पहली बारी ये वार हुआ अडानी समूह पे, तो हमने देखा कि $150 बिलियन तक का मार्केट कैप उड़ गया। हाँ। आज अगर पहला दिन देखें सोमवार, तो शाम होते होते काफी हद तक वो रिकवर हो गया। एक 10% अभी शायद नुकसान में अडानी के स्क्रिप्ट्स हैं। इसके पीछे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो हिंडनबर्ग ने इल्जाम लगाए, शनिवार को वो आए, उस पर कई रिप्लाईज और क्लैरिफिकेशन आई, उसके चलते इन्वेस्टर्स में, निवेशकों में वो डर का माहौल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ये क्यों सब हुआ? ये भी ये लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या देखिए, अगर इन्वेस्टर्स ने टेक्निकल बात संभाला? नहीं कहें तो इस सारे जो ये एलिगेशन है, इल्जाम है, इनमें क्रक्स क्या है? इसमें ये कहा गया कि एक ऐसी कंपनी थी जो विदेशी कंपनी थी, हाँ। जिसमें पैसा लगाया माधवी जी ने और उनके पति ने, और वो पैसा अडानी समूह में लगा। हाँ। ये क्रक्स है। उनकी ऑफशोर जो कंपनियां थी। अब उसका अगर हम जवाब देखें, जिस संस्था ये बोला गया, और कोई भी, हिंडनबर्ग ने भी उसी संस्था का नाम लिया, वो अपनी जो उन्होंने हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस को स्टेटमेंट दी है 11 अगस्त को, उसमें क्लियरली कहते हैं, थ्रू आउट द फंड्स टेन्योर IPE plus Fund 1 made zero investments in any shares of Adani Group directly or indirectly। यानी वो साफ तौर से वाजे कर रही है कि कोई भी पैसा अडानी समूह में नहीं लगा। और ये अडानी का कहना है, ये उस कंपनी का कहना है जिस पे सारा ये बना हुआ है कि इस कंपनी में पैसा था, और उसमें एक व्यक्ति ऐसे थे जो अडानी प्लस फंड 1, और ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ऐसे थे जो अडानी समूह के 2017 तक डायरेक्टर थे, वो इस कंपनी में निवेशक थे। माधवी जी और उनके पति ने ये कहा है कि वो हमारे साथ IIM में पढ़ता था, वो हमारा एक मित्र था। दूसरी जो बड़ी बात कि एक कंसल्टिंग फर्म है सिंगापुर में और एक इंडिया में, और उसकी हिस्सेदारी माधवी जी के पास पूरी पड़ी है और उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये भी हमें समझना पड़ेगा कि माधवी जी और उनके पति दोनों कई वर्षों तक देश से बाहर रह रहे थे, कामकाज कर रहे थे, कंसल्टेंट थे, और जो स्टेटमेंट माधवी जी ने और उनके पति ने दिए, उसमें वो बड़ा क्लियरली कहते हैं अन्ना जी, दैट दीज टू कंसल्टिंग कंपनीज बिकेम इमीडिएटली डॉर्मेंट ऑन हर अपॉइंटमेंट विद सेबी। यानी वो कंपनियां पड़ी हुई हैं, उसमें हिस्सेदारी पड़ी हुई है। किसी भी आधार पे भारत के कानून में ये बड़ा साफ है कि किसी व्यक्ति के पास कोई ओनरशिप हो, उस पर कोई रोक नहीं है। डिस्क्लोजर की बात आती है, और डिस्क्लोजर के बारे में भी हमने लगातार पिछले 2 दिन में ये सुना है कि सारे डिस्क्लोजर दिए गए हैं। तो मुझे लगा कि पहले इस विषय को समझे कि 2 बड़े इल्जाम क्या थे और उन पे जवाब क्या। एक तीसरी छोटी सी बात कहूंगा। तीसरा ये इल्जाम था कि माधवी जी के पति धवल जी की एक ऐसी कंपनी में अपॉइंटमेंट हुई जिस कंपनी को बेनिफिट मिला सेबी के कुछ रूल्स और कानून बनाने के कारण रियल एस्टेट सेक्टर में। तो ये पता लगता है कि वो ब्लैकस्टोन की बात, ब्लैकस्टोन में, और ये पता लगता है कि वो ब्लैकस्टोन में है, बहुत बड़ी संस्था है, पर रियल एस्टेट से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये 2-3 चीजें जो अभी तक सामने आई, मुझे लगा कि जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो आपने बता दिया। अब एक और प्रश्न है मेरा जी। एक तरफ है सेबी, हमारा रेगुलेटर, और सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि आप मतलब SIT को देने की जरूरत नहीं है सेबी। दूसरी तरफ है हिंडनबर्ग, जिसके हेड नेथन एंडरसन जिन्होंने शुरू किया था, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में माना था कि उनके पास 10-12 निवेशक हैं जो उन्हें शॉर्ट सेलिंग के लिए पैसे देते हैं। और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये भी माना था कि कई बार जो निवेशक है, उनका इंटरव्यू है, उन्हें टिप भी देते हैं कि किस कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट देनी। देखिए, बहुत अच्छा हम हिंडनबर्ग पे कितना भरोसा करें एक भारतीय के तौर पर, देखिए, जो खुद एक शॉर्ट सेलर कंपनी है, जो खुद ऐसा मैनिपुलेशन करके पैसे कमा सकती है बाजार में। देखिए, भरोसा करने वाला विषय नहीं है। अगर आप बाजार में निवेशक हैं तो बाजार में अलग अलग टाइप की एंटिटीज हैं, उसमें से एक एंटिटी एक शॉर्ट सेलर भी है। इस शॉर्ट सेलर ने पहले भी कहा, और ये पक्का इस समय भी कुछ न कुछ पोजीशंस ली गई होंगी। और डेटा दिखाता है अनिना जी कि कुछ दिन पहले से अडानी समूह के कुछ शेयर्स में ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस
बनना शुरू हो गई थी। कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों को ये शायद भनक थी और उसमें ये संस्था खुद हो सकती है। और ये सेबी ने भी कहा, जब उन्होंने निवेशकों के लिए एडवाइस दी अपनी प्रेस स्टेटमेंट में, उन्होंने ये कहा कि निवेशकों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एक शॉर्ट सेलर है। अब शॉर्ट सेलिंग भी चल रही है, विदेश में कई पोजीशंस ली जाती हैं। 18 महीने पहले हमने देखा किस प्रकार से बहुत बड़ी गिरावट आई, आज उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि निवेशकों ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के नाते देखा अंजना जी, डर का माहौल काफी कम था। मतलब रिपोर्ट को उन्होंने नकार दिया, कहूं तो सही रहेगा। देखिए नकारा है, बट एक सवाल बाजार तो सेंटिमेंट पे ही चलता है ना। सेंटिमेंट पे चलता है। देखिए ये लगातार हमने देखा कि बहुत लोगों ने इस पे जो प्रतिक्रिया लगातार दी आने के बाद, सबसे जो 2-3 बड़े मुद्दे हैं, जब उनपे बड़ा स्पष्ट एक क्लैरिफिकेशन आया है तो कहीं ना कहीं पे इस प्रकार की स्थिति। बट एक छोटा सा विषय जो बनता है कि जब सवाल उठते हैं, जब शक का एक माहौल बनता है, तो कहीं ना कहीं पे एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आने की आवश्यकता है। और उस इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शायद कहीं ना कहीं जो भी कोई डाउट हो वो शायद चला जाए।